कल अपना लास्ट टॉपिक था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड हमने लिए थे। पहले हमने कंपैरिजन किया था किसमें, बिटवीन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद में एरोमेटिक। एरोमेटिक में अलग अलग ग्रुप लेते हुए हमने कितनी कैटेगरी के एग्जाम्पल किए थे, 6 कैटेगरी के। ठीक है, वो सब होने के बाद अब वहां से एक चीज ये फाइंड आउट कर सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर के हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं। सो इट इज ए रिएक्शन और यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। ओके, द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये क्लीवेज किन किन रिएक्शन में हो सकता है वो हम देखेंगे। देखो बेटा, इसमें मेनली सबसे पहले हम दो रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्लीवेज वो होगी रिएक्शन विद मेटल्स। बहुत ही इजी रिएक्शन है, बस आपको नोट डाउन करना है। रिएक्शन विद मेटल्स, साथ साथ में नोट डाउन करते रहो तो अपना टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। रिएक्शन विद मेटल्स, कौन सी मेटल? एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटासियम और भाई मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये 3-4 मेटल हैं जो काफी रिएक्टिव मेटल होती है। एक्टिव मेटल का मतलब ये है जब इनकी रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगी, जैसे मान लो मैं सोडियम की रिएक्शन करवा रहा हूं, है ना, सोडियम की, तो ये क्या करेगा भाई, ये इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा। ठीक है, क्या बना देगा? RCOONA और प्लस में हाफ H2। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो H2 का पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो हियर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ये रिलीज हो जाएगी। और कोई अगर मेटल लें, जैसे मान लो मैं डाइवैलेंट आयन वाली RC≡OOH और प्लस में मैग्नीशियम मेटल को लेता हूं, तो ये रिएक्शन कैसे होगी? ये RC≡OOH ये 2 मॉलिक्यूल के साथ एक मेटल का एटम रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा? RCOO2Mg प्लस में H2। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो आयन बनेगा एनायन -1 चार्ज वाला बनेगा बेटा, ये सोडियम मेटल Na पॉजिटिव, तो ये कंपाउंड बन गया। लेकिन यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव बनेगी और ये RCOO-1, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे। तो ये रहेगी आपकी रिएक्शन विद मेटल्स, एक्टिव मेटल्स। अब एक काम कर लेते हैं, इनकी रिएक्शन देखते हैं हम किसके साथ, रिएक्शन विद सेम, इस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है ये। हम देखेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। एक चीज ध्यान रखना भाई, जो कार्बोनेट होते हैं और जो बाइकार्बोनेट, बोथ आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कार्बोनेट आर, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कार्बोनेट की बेसिक नेचर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है देन बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट के अंदर जो आयन होता है वो CO3 2 नेगेटिव होता है, बाइकार्बोनेट के अंदर HCO3 -1। अब मैं मान लो सोडियम का बाइकार्बोनेट लेता हूं, मान लीजिए ये वाला Na पॉजिटिव, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, सोडियम का बाइकार्बोनेट। ये 2 चाहिए मुझे, या एक काम करो, इसको यहाँ पे ले जाओ और इसको यहाँ पे ले आओ, एक ही बात है, क्रॉस पोजिशनिंग कर दो। Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट और ये NaHCO3 सोडियम का बाइकार्बोनेट, दोनों बेसिक इन नेचर है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कोई गैस होगी तो वो रिलीज हो जाएगी। चलिए देखते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है। दोनों के साथ मैं रिएक्शन करवाना चाहूंगा। ये ले लो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ये ले लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, NaHCO3 के साथ। क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा भाई। ठीक है, इसमें सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, केवल ये CO2 यहां से रिलीज होगी। ठीक है ना, CO2 रिलीज होगी। एक्चुअल में ये ऐसे होता है, Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, क्या बनाएगा, सोल्ट बनेगा, CH3COONA, ये बन गया सोल्ट। फिर साथ में वाटर बनेगा,
यहाँ से OH और यहाँ से H2 बच गया क्या, CO2। तो ये वाली गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस इज रिलीज्ड। ओके, और बाइकार्बोनेट के साथ जब करवाएंगे तो क्या होगा, ये देखो भाई, बाइकार्बोनेट Na2CO3 बाइकार्बोनेट के साथ होगा, तो अगेन इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, इट विल गिव CH3COONA यानी कि सोल्ट प्लस वाटर H2O और प्लस में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, राइट। CO2 गैस रिलीज हो जाएगी यहां से। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिनोल्स आर weaker acid than carboxylic acid होते हैं ना थोड़े से weaker acid, so don't give reaction with weaker base के साथ नहीं देंगे, किसके साथ, NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं फिनोल्स, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। सो दिस बाइकार्बोनेट टेस्ट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी रिएक्शन में से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालूंगा कि भाई बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है ना, बाइकार्बोनेट टेस्ट ये क्या करेगा, ये फिनोल को, जो फिनोल्स होते हैं मैक्सिमम फिनोल इसके साथ रिएक्शन नहीं देते, मोस्ट ऑफ द फिनोल, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। दे डोंट गिव, दे गिव दिस टेस्ट, लेकिन कार्बोनेट के साथ दोनों रिएक्ट कर जाएंगे भाई, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट के साथ नहीं करवा के देखेंगे, वो तो दोनों कर जाएंगे। फिर CO2 वहां से जो रिलीज हुई है उसकी प्रेजेंस को हम पता लगा सकते हैं अगर CO2 को किस में से गुजार दें, पानी में से गुजार दें, ठीक है। तो मिल्कीनेस आ जाएगी वाटर के अंदर, हमें पता लग जाएगा कि हाँ CO2 रिलीज हुई है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन इसकी जो होगी, रिएक्शन विद बेस, थर्ड कैटेगरी की जो रिएक्शन आएगी उसी के अंदर रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेसिस, जो हमारे कॉमन बेस होते हैं, जैसे NaOH हो गया, है ना, NaOH इसके साथ देखेंगे। फिर भाई हम कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ भी देख सकते हैं, अमोनियम के हाइड्रोक्साइड के साथ देख सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो ये ले लो RCOOH, यहाँ पे RCOOH, यहाँ पे भी RCOOH, ये H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये एक साइड में चला जाएगा, ठीक है। H2O सब में बन गया, एक तो H2O निकाल दो पहले ही, सभी रिएक्शन में H2O निकाल दो, बाकी क्या बनेगा, दिस इज एन एसिड, दिस इज अ बेस, तो एक सोल्ट बनेगा, इसका सोल्ट बना दो इसके साथ RCOONA, इसके साथ इसका सोल्ट बना दो भाई RCOO और ट्वाइस Ca, यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, और प्लस में ये वाला RCOONH4 लाइक दिस। अमोनियम कार्बोक्सिलेट को, ये अमोनियम आयन और ये कार्बोक्सिलेट, जब इसको मैं हीटअप करता हूँ, ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन में काम आ गया भाई। अगर मैं इसको हीटअप कर देता हूँ तो इसमें से यहाँ से H2 गायब, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड H2O निकल जाएगा इसमें से, और यहाँ पे NH2 लग जाएगा, CONH2, H2 और O आउट, यानी कि H2O का एक मॉलिक्यूल और निकल जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो गया, एमाइड ग्रुप बन गया, ठीक है, एमाइड ग्रुप बन गया। नोट डाउन करो।
इस टाइप की रिएक्शन ओवर। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, अब ये वाला बॉन्ड देखेंगे हम, ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना, इस बॉन्ड को क्लिक करवा के देखेंगे। तो इसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे OH नेगेटिव आयन ये देता हूं, है ना, कुछ इस टाइप की रिएक्शन होंगी। देखते हैं भाई ये बॉन्ड किस रिएक्शन में टूटता है। तो एक तो आपको याद होगा बेटा, जब हमने एस्टरिफिकेशन करवाया था, याद है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद अल्कोहल्स, तो एक तो वो है पर्टिकुलर इस टाइप की जो रिएक्शन होगी। चलिए मैं यहीं पर स्टार्ट करता हूं, लिखो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या होगी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और दूसरा कोई एक अल्कोहल। अल्कोहल मान लो मैं ये ले लेता हूं HO और भाई R-, ठीक है, ऐसे करके मैंने ये एक अल्कोहल ले लिया। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है। एंड इट इज आल्सो एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, ठीक है। कुछ देर के बाद देखो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा और अल्कोहल से H मिलेगा। आप ये सोचोगे कि सर ये तो एसिड है, ये एसिड देगा, नहीं, इसके मैकेनिज्म से पता चलता है कि अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH काम आता है। तो न क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ पे जोड़ दो OR-। ये बताइए व्हाट इज दिस, COOR, ये बेसिकली एक एस्टर है, दिस इज एन एस्टर, और साथ में क्या हो जाएगा H2। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, एस्टर के अंदर वाटर मिला देंगे, ये दोनों बन जाएंगे। उस टाइम में क्या करूंगा, एक्सेस वाटर मिला दो इसके अंदर, इतना पानी मिला दो, इसकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि ये मजबूर हो जाए इस क्योंकि लीचेटले प्रिंसिपल क्या कहता है, आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर आप इस H2O को जैसे ही ये बनता है उसको रिमूव कर दो तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड। इसको रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके, डिस्टिलेशन करके, है ना, वेपराइज करके, कोई भी मेथड यूज करके हम इसको निकालेंगे वहां से। डेसिकेटर को भी यूज कर सकते हैं, वैक्यूम पंप होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए क्या आप बता सकते हो कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। चलिए भी स्टेप 1, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है RC डबल बॉन्ड OOH, ये H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, लेगा। H पॉजिटिव आयन कहां से आया, जो हमने एसिड मिला रखा है वहां से, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, है ना, ये H पॉजिटिव आयन। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल का भी हो सकता था, लेकिन इसका क्यों हुआ, इसका ही प्रोटोनेशन क्यों हुआ, अल्कोहल का क्यों नहीं हुआ, वो भी तो है बीकर में, बताइए। देखो भाई इसके अंदर दो साइट है जहां पे प्रोटोनेशन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अल्कोहल के अंदर केवल एक साइट है, इस यहाँ पे। तो चलो कि सर ठीक है, फिर तो एक काम करो 66% इसमें हो सकता है, 33 तो एटलीस्ट होना चाहिए, नहीं इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइट है ना ऑक्सीजन वाली अल्कोहल में, या ये वाली साइट कार्बोक्सिलिक एसिड में, इट इज सराउंडेड बाय टू साइड्स। इस साइड में भी कुछ एटम्स हैं, इस साइड में ये हाइड्रोजन एटम, सेम वे अल्कोहल में। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं होता है, प्रोटोनेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, विच इज एकदम मतलब ओपन है, यहाँ पे आके स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है। तो क्या होगा प्रोटोनेशन में, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे H जुड़ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में जा चुका है ना, ऐसे। और यहाँ पे वही मैं लिख सकता हूँ OH, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा स्टेप 2 में, सोचो स्टेप 2, स्टेप 2 में अटैक बाई R-OH, ये जो
यहाँ पे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना एल्कोहल के पास, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अटैक बाय दिस, ब्रैकेट में लिख दो न्यूक्लियोफाइल। कहां पे अटैक करेगा? कार्बन सेंटर पे, ऑन पॉजिटिव कार्बन सेंटर। पॉजिटिव कार्बन सेंटर, देखो भाई इस कार्बन को पॉजिटिव बनाने में दो चीजें हेल्प कर रही है। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएं तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। दूसरा, ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा तेजी से इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना दिया है दो फैक्टर ने, ड्यू टू रेजोनेंस एंड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाला सेंटर। ठीक है, चलो भाई अटैक करवा दो, अटैक करवाते हैं भाई। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये ओ एच, इस डायरेक्शन से मैंने अटैक करवा दिया। कहां पे? इस ऑक्सीजन के थ्रू, ओ एच और ये आर डैश। ठीक है, हो गया। अब बताओ अब क्या होना चाहिए? ये बन गया आपका, जब इसके ऊपर अटैक करेगा ना बेटा, तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, पाई वाले इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। एक्चुअल में क्या है, पहले ये दो मॉलिक्यूल लेके फिर प्रोडक्ट बनाना चाहिए। चलो पूरा ले लो, ये डबल बॉन्ड है और इसको मैं इस तरीके से नोट डाउन कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ये अटैक मैंने यहाँ पे करवाया, जैसे इसके ऊपर करवाऊंगा ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में? आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, राइट, और ये ओ आर डैश एच। अब देखो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन इसके जा चुके हैं, तो अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, एंड दिस इज ओ एच। व्हाट इज दिस? दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल है भाई, चार बॉन्ड बन रहे हैं देखो इस कार्बन के, 1 2 3 एंड 4। लेकिन ये वाला जो बना था ना प्रोटोनेटेड, ये टेट्राहेड्रल नहीं था, ये अभी एक प्लेन में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो दिस इज sp3। दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नीचे रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप इमेजिन भी कर सकते हो स्टेप 3 में। स्टेप 3 में इमेजिन करिए क्या हो सकता है। इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फिर से, आर सी, ये ओ एच, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये ओ एच। क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि सर कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप है, तो वहां से H2 रिमूव होना चाहिए। H2 जरूर रिमूव होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और होती है, OH नेगेटिव आयन निकले एक तो, और एक H2O निकले। कौन सा इजी निकलेगा भाई? इन दोनों में से वीकर बेस कौन सा है? H2O या OH नेगेटिव आयन? H2O। H2O जो जितना वीक बेस होता है ना, वीक बेस, उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। सो OH और H2O में H2O इज वीकर बेस, सो इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे अभी तो OH है, ये भी OH है, H2O तो है ही नहीं यहाँ पे, ये भी OH है। तो क्या होता है इसमें, पहले ही यहां से देखो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर OH, इसके ऊपर H, तो यहां से ये H पॉजिटिव आयन पहले ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ड्यू टू वेरी क्लोजनेस, ओके, वेरी नियर क्लोजनेस टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। ठीक है, ये इसको, ये ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप ये बोल सकते हो, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में, देखो ये वाली भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, सारे इक्विलिब्रियम में, वापिस भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑल आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे जो स्टेप लिखूंगा, स्टेप 3, ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव आयन, एल्कोहल से इधर चला जाएगा, क्या बनेगा, RCOH, और यहाँ पे OH2 लिख देता हूं, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका OR डैश। ठीक है, ओके। नाउ स्टेप 4 में,
स्टेप 4 में क्या होता है, एक्चुअल में ये ट्रांसफर और ये H2 एक साथ होता है, लेकिन हम अलग अलग में दिखाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से ये एज ए H2 निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे H2 निकलेगा तो यहाँ पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे भी, देखो कैसे, क्या बनेगा, RCOH और यहाँ पे OR डैश, ओके। हाँ ठीक है, हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये बन गया। फिर इसके बाद में क्या होगा, H2 माइनस हो गया, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे -H2, और उसके साथ स्टेप 4 में दो चीजें होंगी, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वाटर हो गया, एंड फॉलोड बाय लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन शुरू में लिया था वो यहां से आउट, -H पॉजिटिव आयन क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, ठीक है, हो गया। ये वाला स्टेप जो है कई बच्चे इसको वो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। H पॉजिटिव आयन यहां से जाएगा ही जाएगा इसके पास, तभी ये H2 निकल पाएगा। जब ये निकलेगा फिर उसके बाद में H पॉजिटिव आयन जाएगा, राइट। चलिए, ये हो गया मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में एक खास बात क्या है, अब आप ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, देखो अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला बॉन्ड, ये देखो ये वाला, पता लग गया, RCOOH में ये बॉन्ड और R-OH में ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होता है। नाउ इट इज कंफर्म। एस्टरिफिकेशन इज ओवर। एस्टरिफिकेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। चलो, अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस कैटेगरी, दैट इज व्हाट, नंबर 2 आ जाएगी, reactions generating कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बनते हैं ना, जैसे क्लोराइड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड, या फिर एस्टर, और या फिर एमाइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला ये रहता है RCOCl, एनहाइड्राइड का ये रहेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये R। एस्टर का फॉर्मूला ये रहेगा RC डबल बॉन्ड O OR डैश, और एमाइड का RC डबल बॉन्ड O NH2। सबका फॉर्मेशन अभी करवा देंगे 1 मिनट में, देखते जाना एक साथ। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को पढ़ेंगे तो वहां पे उसकी प्रिपरेशन में काम आएगा ये। लिखो भी, फर्स्ट वाला ले लो पहले, फॉर्मेशन ऑफ या जनरेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन। कोई भी एसिड उसकी रिएक्शन या तो SOCl2 के साथ करवाओ, थायमिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, या फिर PCl5 के साथ करवाओ, या फिर PCl3 के साथ, तीनों के केस में प्रोडक्ट बनेंगे, ओके। और ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा, क्या बनेगा भाई, RCOCl प्लस में SO2 और HCl, ये दोनों गैस आउट हो जाएंगी। इसके केस में क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था जब भी PCl5 होगा तो POCl3 पहले बना दो, प्लस में RCOCl मेन प्रोडक्ट ये वाला है,
और साथ में क्या बच गया भाई, RCOCl, एक H और एक Cl और भी है, प्लस में HCl, ठीक है। इसके साथ H3PO3 प्लस में इसके 3 मॉलिक्यूल ले जाएंगे, जब इसकी रिएक्शन होगी ना इसके 3 मॉलिक्यूल होंगे RCOCl, ठीक है। आप इसकी जब सेपरेट रिएक्शन दिखाओगे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OOH, तो यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल ले होंगे, ठीक है। इसके केस में एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, तो फास्फोरस एसिड बनता है, दिस इज फास्फोरस एसिड H3PO3, H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, RCOCl, इट इज लाइक दिस, बन गया। अब हम किसको बनाए, एसिड के एनहाइड्राइड को, जिसमें OH COH बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड देखो भाई, एनहाइड्राइड का अगर वर्ड मीनिंग देखा जाए ना, तो वो ये होता है कि जिसमें से पानी निकल चुका है, ओके। चलो, तो ये मैं ले लेता हूं RC डबल बॉन्ड OOH, इसका एक मॉलिक्यूल और अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, ऐसे करके लिख सकते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको लगाना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और वो कौन सा लिख सकते हैं, P2O5 ले लो, एनहाइड्रस P2O5 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बहुत ही अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट माने जाते हैं दोनों के दोनों। तो ये वाला बॉन्ड टूट गया और इसमें एक ये वाला बॉन्ड, हालांकि इस रिएक्शन के अंदर दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं भाई, CO बॉन्ड भी टूट रहा है, OH बॉन्ड भी, राइट। तो ये बना दो, क्या बन जाएगा, यहां से बॉन्ड बना दो इन दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में RC, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे C, ये ऑक्सीजन और ये R, ये बन गया आपका एनहाइड्राइड, और साथ में H2O। इस H2O को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो P2O5 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, हो गया। नेक्स्ट वन इज, चलो अब एमाइड बनाते हैं, या एस्टर बनाए, एस्टर तो आपके सामने अभी बनाया ही था हमने। एस्टर के लिए क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, तो वो हो चुका है। थर्ड वन इज एमाइड। एमाइड के लिए क्या करें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, उसकी रिएक्शन करवाओ अमोनिया के साथ। जब इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ तो क्या बनेगा, दिस इज एन एसिड, दिस इज ए बेस, तो क्या बनना चाहिए, पूरा का पूरा एक सोल्ट बन जाएगा, ONH4 पॉजिटिव, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, एक सोल्ट बन गया, ठीक है। अब इस सोल्ट को अगर मैं फर्दर हीटअप करता हूं, दिस इज ए सोल्ट, इसको मैं हीटअप करता हूं तो क्या होगा, वाटर आउट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 रह जाएगा, प्लस में H2O निकल जाएगा, दिस इज एन एमाइड, दिस इज एन एमाइड। नोट डाउन करो फटाफट। एमाइड बन गया। यहां पे एक छोटा सा स्टार पॉइंट बनाना, बिल्कुल एक छोटा सा। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे अगर हम एस्टर ले लें, ESTR, कोई भी, क्योंकि ये इसी का डेरिवेटिव ही है, उसकी रिएक्शन भी अगर NH3 से करवा दें तो भी क्या बनता है, हमारा एमाइड बनता है, ओके। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस ऑफ एस्टर। कैसे होगा इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ले लें एग्जांपल, कोई एक एस्टर ले लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एक एस्टर हो गया, राइट। इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं NH3 के साथ, तो ये बॉन्ड कहां से टूटेगा, एस्टर है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, वो क्या बनाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
यहाँ तो आ जाएगा NH2 और इसका H इसके साथ चला जाएगा, बाकी जो बच गया CH3OH। देखो NH3 को आप ऐसे लिख लो NH2H, ये बॉन्ड टूटा और इसमें ये अमोनोलिसिस, यानी कि अमोनिया का लिसिस होगा, दो पार्ट बनेंगे, दोनों पार्ट इन दोनों पार्ट में जाके ऐड हो जाएंगे। लिसिस का मतलब होता है क्लीवेज होना। जैसे हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H2H और OH में पहले ब्रेकअप होता है, फिर उसके बाद में एड ऑन होता है कहीं पर भी जाके। सो थ्रू द अमोनोलिसिस ऑफ एस्टर्स वी आल्सो कैन फॉर्म और एमाइड को बनाने के दो तरीके हो गए आपके पास, ठीक है। चलिए नोट डाउन हो गया, कितनी रिएक्शन हो गई, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की कितनी रिएक्शन हो गई है, 4 या 3, 4 हो गई। एस्टरिफिकेशन भी उसी का पार्ट है ना, एस्टरिफिकेशन। चलो ठीक है, अब आपको पता लग गया कि व्हाट इज एसिड क्लोराइड। क्लोराइड किसी का ब्रोमाइड भी हो सकता है भाई, एसिड हैलाइड बोल सकते हैं इन सबको, अगर मैं कॉमन नेम देखूं तो एसिड हैलाइड। तो ये चारों के चारों जो डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठ के आता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है बेटा, ये एल्डिहाइड ग्रुप और भाई ये कीटोन, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ कार्बोनिल ग्रुप, अगर कंबाइंड वे में बोलूं वो दीज आर कार्बोनिल ग्रुप। और एक है हमारा C डबल बॉन्ड O और ये OH, दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये दो ग्रुप का एडिशन है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, राइट। तो इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O है, लेकिन एक खास बात क्या है वो ये है, देखो ध्यान से, दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल इनकी तरफ बढ़ता है ना, न्यूक्लियोफाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक काम करो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं, जी लगा देता हूं। अगर ये X होगा तो हैलाइड हो जाएगा, NH2 होगा तो एमाइड, OCH3 यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप होगा OR तो एस्टर हो जाएगा, एनहाइड्राइड में OCOOR हो जाएगा एनहाइड्राइड में, ठीक है। तो एक तो मैं इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा के देखूं और एक इसका न्यूक्लियोफिलिक, दो चीजें देखेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें इजीली होता है और दूसरा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। ऐसा देखा गया है कि ये जो ग्रुप है, कौन से, कार्बोनिल ग्रुप अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR वेरी इजीली, बट ये वाला जो ग्रुप है इन दिस डेरिवेटिव, बट C डबल बॉन्ड O इन C डबल बॉन्ड OG यानी कि डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा, बट ये इन दिस अंडरगोज NSR वेरी इजीली। ऐसा क्यों, अब क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों, वाई, ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा। जब इनकी तरफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ रहा है तो वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे एडिशन का मैं आपको एग्जांपल दूं, ये लो भाई डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे CH3 ले लो, CH3, राइट। कोई एक न्यूक्लियोफाइल जैसे OH नेगेटिव आयन आएगा, OH नेगेटिव आयन यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, CH3 यहाँ पे ये OH और ये वाला O नेगेटिव बन जाता है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है,
ये O नेगेटिव सॉल्यूशन में से या रिएजेंट में से कहीं से भी H पॉजिटिव आयन ले लेगा और ये ऐसे बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। या इसको मैं एक काम करो, एक जनरलाइज वे में ले लो, न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव, Nu नेगेटिव, ठीक है, चलेगा। ऐसे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल का वहां पे ऐड होना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो ये आया और किसी को भगाना चाहता है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में किसको भगा सकता है? क्या इस ऑक्सीजन को भगा सकता है? ये डबली बॉन्डेड है, नहीं भगा सकता। CH3 को भगा सकता है, इस CH3 को भगा सकता है, लेकिन क्यों भगाएगा? ये जाएगा कब? आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, हियर CH3 या R ग्रुप जो है ना हमारा, R ग्रुप इज R के ऊपर बल्कि नेगेटिव, क्योंकि जब वो लिविंग ग्रुप की तरह जाएगा तो R नेगेटिव जाएगा, ठीक है, CH3 नेगेटिव लाइक दैट। R नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, R नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो भाई यहाँ पे जाने वाला एक और हो सकता है, H भी हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, हियर R नेगेटिव एंड H नेगेटिव, दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और इन दोनों में कंपैरिजन करें ना तो H नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, बेस की अगर बात करें। और अगर वो स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो क्या होगा, वीक लिविंग ग्रुप होगा, उसकी जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। आप क्या बोलोगे, मैंने आपको ये पॉइंट नोट डाउन करवाया था ना, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर बेस नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ये क्यों जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे, उनकी नेचर है ही नहीं जाने की। लेकिन जब ये वाला कंपाउंड कंसीडर करेंगे हम डेरिवेटिव को, तो उसके अंदर एक तरफ तो CH3 है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये तो है, एस्टर में ये OR है, एमाइड में NH2 है, फिर भाई आपका हैलाइड में कोई भी एक हैलोजन एटम होगा, है ना। तो यहां पे मैं ये लिखूंगा कि भाई उस केस में तो ये हो गया, बोथ आर स्ट्रॉन्गर बेस, सो वीकर लिविंग ग्रुप, बहुत ही कमजोर लिविंग ग्रुप है, नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। बट इन केस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड के जो डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव, देयर आर लिविंग ग्रुप, कौन कौन से, या तो NH2 नेगेटिव होगा, है ना, या फिर X नेगेटिव होगा, या फिर OR नेगेटिव होगा एस्टर के केस में, और या फिर C डबल बॉन्ड O और ये R और ये नेगेटिव, ये होगा एनहाइड्राइड के केस में। ऑल दीज आर weaker base than H negative and R negative. All these are weaker base than ये and ये, and hence very good living group, and hence very good living group, ठीक है, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, बस आने का इंतजार हो रहा है, बोला आप आए हम चले, लाइक दैट, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है। अगर बेस की नेचर देखें इन सब के अंदर, तो X नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, सॉरी H नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। फिर उसके बाद में एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड और ये X नेगेटिव, ये ऑर्डर रहेगा बेटा, यही ऑर्डर रहेगा। पहले हैलाइड, फिर उसके बाद में एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद में एस्टर,
और फिर उसके बाद में एमाइड। ये क्या ऑर्डर है, आप इसको ऐसे लिखो, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर तो सबसे वीक बेस कौन सा होगा इसमें, ये। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, यही होगा, उल्टा होता है ना। तो आप इस ऑर्डर को ऐसे लिखोगे, X RCOO नेगेटिव, OR नेगेटिव और NH2 नेगेटिव, और इसको ऐसे कर दोगे। ऑर्डर इज रिवर्स, किस चीज का, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। इट इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, X नेगेटिव, और सबसे बैड अगर इसमें आएगा तो NH2 नेगेटिव है। तो अगर मैं पूरा का पूरा एक सीरीज लिखूं R नेगेटिव और H नेगेटिव को मिला के, तो क्या होगा भाई, बेसिक नेचर का H नेगेटिव, फिर उसके बाद में R नेगेटिव, फिर उसके बाद में NH2 एमाइड, फिर उसके बाद में आपका एस्टर OR नेगेटिव, फिर उसके बाद में RCOO नेगेटिव, एंड सबसे लास्ट में आएगा आपका X नेगेटिव। ये है आपका बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर। और लिविंग ग्रुप का विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन। ये जो पॉइंट है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार काम आएगा, ठीक है, बहुत बार काम आएगा। ये इनके बेस का ऑर्डर है, अच्छे बेस है ये। अगर मान लो ये बेस है बेटा, तो आप इसका मुझे कॉन्जुगेट एसिड बता सकते हो, जो कॉन्जुगेट एसिड, इसमें H पॉजिटिव आयन जोड़ो, H पॉजिटिव आयन जोड़ देंगे तो H2, इसमें H पॉजिटिव आयन जोड़ो RH, इसमें H पॉजिटिव NH3, इसमें H पॉजिटिव अल्कोहल, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें HX। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, सबसे वीकेस्ट एसिड होगा। तो ये सबसे वीक एसिड होता है, वीकेस्ट एसिड, इजिली H पॉजिटिव आयन नहीं देता है। और देखो ये हाइड्रोजन के एसिड HF HCl स्ट्रॉन्ग होते हैं कि नहीं, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो है ना X नेगेटिव, वो बहुत ही वीक है। तो देखो यहां से अगर मुझे ये पता है तो ये चीज अब बिल्कुल आसान हो गई। अब कोई कंपैरिजन करे ना कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन सा, तो ये देखो इस साइड में ऐसे है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे है। H2 से ज्यादा आपका एल्केन के जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा एसिडिक है, एल्केन से ज्यादा NH3, NH3 से ज्यादा अल्कोहल, एसिडिक नेचर, और ये काफी अच्छे एसिड, और ये तो बहुत ज्यादा। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ दिस पार्ट इज ओवर। थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन अब क्या बच गई, रिएक्शन इन्वॉल्विंग reactions involving COOH, complete group involving complete COOH, पूरे ग्रुप को देखते हुए, है ना, पूरा ग्रुप अब की बार पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं कि भाई केवल ये बॉन्ड ब्रेक हो या ये वाला, पूरा का पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो इस रिएक्शन में सबसे पहली जो रिएक्शन आती है बेटा वो है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन। रिडक्शन में हम बार बार एक ही चीज लिखते हैं, क्या कि भाई एल जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहल का करवाएं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है, और उसका भी ऑक्सीडेशन करवाएं तो एसिड बनते हैं। तो उसका उल्टा लेके चलेंगे। अब चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका RCOOH, और इसका रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन करवाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो करवाइए रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड विद HI के साथ में इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। इसके 6 मॉलिक्यूल होंगे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, 6 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल के साथ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब हम देखेंगे, रेड फास्फोरस 473 केल्विन पे क्या बनेगा भाई,
एल्केन बनेगा, एल्केन बनेगा, बनाओ। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ये जो पूरा ग्रुप है ना, दिस होल ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH3। एक कार्बन है ये, तो एक कार्बन का एल्केन इसके अंदर, और बाकी ये पूरा का पूरा यहाँ पे बाकी रहेंगे साइड प्रोडक्ट, जैसे आयोडीन का निकल जाना, आयोडीन गैस निकल जाएगी, है ना। फिर भाई एक H2 बनेगा, आयोडीन एंड वाटर दो ही बन रहे, ठीक है, आयोडीन प्लस H2, ये साइड प्रोडक्ट है। 6I है तो 3I2 कर सकते हो, बैलेंस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, या हाइड्रो आयोडिक एसिड भी बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड, क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया, सॉरी एल्केन बन गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट दैट इज सेकंड कैटेगरी की जो रिएक्शन है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। COOH ग्रुप में से इसको आउट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे होता है डीकार्बोक्सिलेशन में। तो या आप बोल सकते हो कि पूरा ग्रुप रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। चलिए, डीकार्बोक्सिलेशन में मेनली दो तरीके से करवा सकता हूं, वैसे तो 3-4 तरीके हैं भाई, मेन देखो, बाकी सब नोट करवाएंगे। बाई सोडा लाइन को यूज करके, दूसरा कोल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके, तीसरा देख लो, हीटिंग ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और लिख लो, ये आप कर चुके हो, बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन, जिसमें सिल्वर सोल्ट यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, सोडा लाइम वाला डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 गैस को उसमें से आउट करना, -CO2। चलिए, तो सोडा लाइम क्या है भाई, सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ, सोडा लाइम ये दो वर्ड से मिलके बना है बेटा, सोडास एंड दिस इज लाइम, और ये हो गया आपका क्विक लाइम। सोडास होता है NaOH एंड क्विक लाइम होता है आपका CaO। इन दोनों का मिक्सचर है, किस रेशो में, 3:1 में। 3:1 में ये पहले से बना के रखा जाता है लैब के अंदर, और आपको बस इतना ही बोलना है कि भाई सोडा लाइम दे दो, तो जो लैब असिस्टेंट होगा वो आपको सोडा लाइम दे देगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लो, इसमें कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो मैं ये ले लेता हूं, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। जब इसकी रिएक्शन मैं सोडा लाइम के साथ करवाता हूं, NaOH प्लस में CaO, और इसको हीटअप करते हैं बेटा, राइट। तो क्या होता है, यहां से CO2 बाहर हो जाएगा। अब आप ये चीज सोचना, जो मैंने उसमें करवाया था ना, इसमें क्या होता है, दिस होल पार्ट कन्वर्ट इनटू H, CH3 और H वाला बन जाएगा आपका यहाँ पे CH4 और प्लस में CO2 आउट। इस टाइप की रिएक्शन होने वाली है। इस टाइप की रिएक्शन होगी। कर दोगे, दोनों में एल्केन बन रहा है भाई, अगर देखा जाए तो दोनों में क्या बन रहा है, एल्केन। चलो मैं एक ये लेता हूं भाई, जिसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं NaOH प्लस CaO के साथ, तो क्या बनेगा, क्या दोनों में से CO2 को आउट कर देगा। तो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ओनली 1 CO2 molecule is out,
केवल एक मॉलिक्यूल ही आउट करेगा, दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है ना, कहीं इंतजार करते रहो कि भाई CO2 निकलो बाहर, नहीं आएगा। तो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, यहाँ तो ये तो कन्वर्ट हो गया H में, ठीक है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, एक पार्ट पूरा का पूरा हाइड्रोजन में और दूसरा एज इट इज रहेगा। सो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का काफी बेहतरीन तरीका है ये। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई सोडा लाइम में NaOH और CaO दोनों का फंक्शन क्या है, कर क्या रहे। NaOH इज ए बेस, इसमें से H पॉजिटिव आयन को निकालने की कोशिश करेगा, कोशिश क्या निकाल ही देगा, CH3COO Na बना लेगा, ठीक है, और H2O जो बनना था वो बन जाएगा। अब H2O है और CaO, इस H2O को निकालने में हेल्प करेगा आपका ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हुए, ठीक है। सेकंड, जब ये मॉलिक्यूल बनेगा और जब हीटअप हो रहा है, ये हीट जो है इसको यहां से जाने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है, CO2 को वहां से निकालने में हेल्प करेगा। यहां से CO2 जैसे ही निकलेगी, अब उस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन बहुत है भाई, ठीक है, H पॉजिटिव आयन कहीं से भी इसको मिलेगा और ये CH4 बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके का फंक्शन है दोनों का सोडा लाइम। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। नेक्स्ट हम करते हैं कौन सा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, देखो भाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, when sodium salt of carboxylic acid is electrolyzed, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप बोल सकते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो ये CH3COONa और प्लस में H2O है ना, एक्वस सॉल्यूशन तो यही हुआ। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये अपने आयन देगा CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव, ये अपने आयन देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, और ये बीकर के अंदर है, ठीक है। और उस बीकर में एक है आपका एनोड और एक है मान लो कैथोड, और ये बैटरी से जोड़ रखे हैं, है ना, ये बैटरी से जोड़ दिए, ये मान लो कैथोड बना लो, ये एनोड पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके है ये पिक्चर। इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड है, तो जो हमारा एनोड होगा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एट एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है बाय डेफिनेशन, उसी को एनोड बोला जाता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इसके साथ जो जोड़ दिया वही एनोड है। तो यहाँ पे जो होने वाला है वो देखो भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी उतर जाएगा और OH नेगेटिव आयन भी जाएगा, दोनों के दोनों पहुंच गए हैं एनोड के ऊपर, CH3COO नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन, राइट। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, CH3COO देने की कोशिश करेगा, ये भी बैठा है, बोला भाई मैं भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए आया हूं। लेकिन एक बात बताओ, इन दोनों का क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल हो रहे हैं। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेगा, पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो इसका एसीटेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लेस का मतलब ये है कि थोड़े से पोटेंशियल पे ही, जैसे मान लो कि भाई ये तो हो जाता है 1 वोल्ट पे और ये होता है 2 वोल्ट पे, तो पहले 1 वोल्ट वाला होगा ना, ऑब्वियसली जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक इसका नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम होने की वजह से इसका हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। कैथोड पे क्या होगा, ये सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा एज इट इज, ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं, ओके, ये वाली रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा भाई, कैथोड पे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाओ। कैथोड पे कौन कौन से पहुंच जाएंगे, एक जाएगा Na पॉजिटिव और दूसरा H पॉजिटिव, दोनों पहुंच गए।
और जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिए थे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना इनके साथ ऐड होने के लिए रेडी है। लेकिन डिस्चार्ज किसका होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। ऑब्वियसली हाइड्रोजन का इसके कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है ना। डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लेस फॉर H पॉजिटिव आयन, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। क्या बन जाएगा बेटा? H2 मॉलिक्यूल वहां पे, कहां पे? कैथोड पे रिलीज हो जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर एक तो Na पॉजिटिव बच गया एज इट इज, और एक OH नेगेटिव आयन कहां है? ये रहा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर बचेगा ना, धीरे धीरे बेसिक होता जाएगा। बेसिक होता जाएगा तो उसकी पीएच घटेगी या बढ़ेगी? पीएच वैल्यू बताओ। पीएच वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। यही क्वेश्चन आता है कि कोल्ड में इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पीएच वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव, ऐसे करके कुछ ऑप्शन बनाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि NaOH वो कंटिन्यूस बनता जा रहा है बेटा। अच्छा, फिर क्या होगा भाई? देखो ये रिएक्शन हो गई। अब ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या आप बता सकते हो ये क्या है? इट इज ए फ्री रेडिकल, डेफिनेटली इट इज ए फ्री रेडिकल। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, यहीं पे आप करो, ये मॉलिक्यूल फर्दर डिसोसिएट हो जाता है CH3 फ्री रेडिकल में और CO2 में, और ऐसे ऐसे दो है बेटा। तो CH3 फ्री रेडिकल और ये CO2, तो CO2 तो निकल गया, चलो भाई। और ये आपस में क्या करेंगे? एंड टू एंड जुड़ के क्या बना देंगे? CH3 और CH3, यानी कि एक एल्केन मॉलिक्यूल बन गया, इथेन बन गया। अगला क्वेश्चन यही आता है कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है? इथेन। कैथोड पे हाइड्रोजन। +1 +2 की पढ़ाई देख के ऐसे मत सोच लेना कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आपको भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जब तक नहीं आता ना तब तक वो चीज डिफिकल्ट रहती है, आने के बाद में कोई डिफिकल्टी नहीं रहती। अभी देखो भाई, अब इसकी बजाय आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल लिया जस्ट मैंने। तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस इज ए वेरी गुड मेथड टू प्रोड्यूस एल्केन, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, जो कि काफी प्रीशियस होती है, काफी महंगी गैस है ये, वो सब भी हम बना सकते हैं वेरी इजीली। और कैसे करवाएं डिकार्बोक्सिलेशन? मैंने कैसे लिखवाया भाई? ये ले लो, CH3 हंट्स डिकर बोरोडाइन रिएक्शन, है ना, बोरोडाइन हंट्स डिकर रिएक्शन, CH3COOAg। इसकी रिएक्शन किसके साथ? When silver salt of fatty acid is reacted with bromine, हाँ, ब्रोमीन के साथ, यस, एंड रिफ्लक्स्ड विद किसके साथ? क्या लिया जाएगा यहाँ पे? पायरिडीन। पायरिडीन की प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा? AgBr, CH3 प्लस में CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और AgBr। ये प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं, ठीक है ना, यही रहते हैं। नहीं, एक Br तो ये ले गया, एक Br इसके साथ आएगा बेटा, ये Br, ठीक है ना, ये गलती है, और CO2 निकल जाएगा, ये है एग्जैक्ट प्रोडक्ट। तो एल्काइल हैलाइड बनते हैं, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन मैंने बताया था कि कैसे करवा सकते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन का एक थर्ड मेथड है। फोर्थ मेथड मैंने क्या बताया? बाय टेकिंग कैल्शियम सोल्ट। इसके कैल्शियम सोल्ट ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कैल्शियम ऐसे होता है ना। और अगर मैं ये फॉर्मिक एसिड का लेता हूं तो कुछ ऐसे बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन। ये फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सोल्ट है। इसको जब हीटअप करते हैं तो क्या बनेगा? डिकार्बोक्सिलेशन। ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, प्रोडक्ट बना दो। ये क्या बनते हैं इधर? ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड बन जाएगा,
H, एक सेकेंड, दे गिव्स एल्डिहाइड एंड ये वाला ये टूटेगा बेटा, H C डबल बॉन्ड OH, इसमें एल्डिहाइड बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यहाँ पे CH3 होगा तो एसिटाल्डिहाइड, लाइक दैट, ये वाले बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। और इसमें ये वाला टूटेगा, तो एक मॉलिक्यूल इधर से बनेगा H C डबल बॉन्ड OH, बीच में क्या बच गया, कैल्शियम का कार्बोनेट टाइप बनेगा, ठीक है ना, प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। चलो, तो ये रिएक्शन हो गई है। कितनी रिएक्शन हो गई बेटा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। अब लास्ट रिएक्शन फिनिश कर दे, फिनिश कर देते हैं, बहुत ही छोटी रिएक्शन है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप नोट डाउन कर लो बेटा। लास्ट जो रिएक्शन है इसकी वो होगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल पार्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस पार्ट, ओके, एल्काइल पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाली रिएक्शन देखेंगे। इसमें एक ही रिएक्शन है, दैट इज HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, जिसका पूरा नेम है हेल्म-वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, हेल्म-वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, HVZ। एक साइंटिस्ट नहीं है, तीन साइंटिस्ट के समझ लो उनके गोत्र है ना, जो टाइटल नेम होते हैं, हेल्म-वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। सो इस रिएक्शन को देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी अपना एसिड होगा, जैसे मान लो ये वाला एसिड मैंने लिया, ये लिया मैंने एसिड, और ये डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगा, हेल्म-वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन में इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम X2 के साथ। X2 यहाँ पे क्या हो सकता है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो क्लोरीन और या फिर ब्रोमीन, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, बस इसके अंदर यही देखना है, रेड फास्फोरस। पहले स्टेप में तो ये रिएक्शन करवाएंगे, फिर बाद में H2O के साथ हाइड्रोलिसिस है बेसिकली, और कुछ नहीं। क्या होगा भाई, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम को ढूंढ लो भाई, ये ग्रुप है, ये वाला अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे ब्रोमीन का एटम या क्लोरीन का एटम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम, ठीक है। चलो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बना दो CH3C, और यहाँ पे लगा दिया आपने Cl, H C डबल बॉन्ड OH, ऐसे बनेगा। दिस इज अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन एटम आ गया। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, देखो भाई, अब इस हैलोजन एटम को हटाना ना बहुत इजी है, ठीक है। आपने ये चीज देखी थी कि Cl इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, फिर उसके बाद में कौन सा आया था, एनहाइड्राइड RCOO, इससे मैं इसको हटा सकता हूं, क्योंकि ये आएगा, इसके कंपैरिजन में ये अच्छा है, जब ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसकी जगह पे आ सकता है, फिर OR, फिर उसके बाद में NH2, ठीक है। तो Cl को हटा के कोई भी मैं दूसरा कंपाउंड बना सकता हूं, ओके। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, these products are further used to form OH, OR, NH2, OOC, CH3, like that, okay। and और क्या, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अगर ये चाहिए आपको एक्वस के OH डाल दो, एक्वस के OH, ये चाहिए तो अल्कोहल डाल दो, है ना, ये चाहिए तो कोई भी एमाइड ले सकते हो आप, राइट। अच्छा, साइनाइड भी इसको रिप्लेस कर देगा भाई। साइनाइड के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अल्कोहलिक KCl ले लो साइनाइड ग्रुप के लिए, ठीक है, तो साइनाइड आ जाएगा। अच्छा, Cl को रिप्लेस कर सकता है नाइट्रेट ग्रुप, तो AgNO2 ले लो,
तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी रिएक्शन आपकी उसमें आ चुकी है, बस ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि हाँ इसको फर्दर यूज किया जा सकता है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस में आ चुके हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बचता है बेटा यहाँ पे, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, ये पॉइंट काफी अच्छा। ब्रोमीन ओनली रिप्लेस अल्फा हाइड्रोजन, जब तक वहां पे है, प्रेजेंट है बीकर में, और जब तक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ब्रोमीन केवल उनको रिप्लेस करेगा। फिर बीटा वाले भी हैं, बीटा वालों को टच नहीं करेगा। ब्रोमीन ओनली रिप्लेस अल्फा हाइड्रोजन। बट क्लोरीन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से फर्स्ट रिप्लेस अल्फा हाइड्रोजन एंड देन बीटा हाइड्रोजन इफ अवेलेबल। ठीक है, गामा पे नहीं जाएगा, लेकिन गामा पे नहीं जाएगा, अल्फा और बीटा तक। पहले अल्फा वालों को रिप्लेस करेगा, अगर और भी ज्यादा क्लोरीन है तो बीटा वाले पे चला जाएगा। बीटा वाले को भी रिप्लेस करना शुरू कर देता है क्लोरीन, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से। तो अब ये रिएक्शंस हो गई बेटा ओवर। कुछ नहीं बचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शंस हो गई है। चलो बाकी जो कुछ छोटा मोटा होगा ना, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजोइक एसिड की रिएक्शंस, वो हम कल करेंगे, कल वाली क्लास में ले लेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये है ना, कैसा ग्रुप है, चलो इतना बता दो मुझे, COOH ग्रुप। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए पूछ रहा हूं मैं, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग? कुछ पहचान बना के रखो ना। नहीं, NO2 ग्रुप हमेशा याद रखना, NO2। और NO2 जहां पे ये जुड़ता है नाइट्रोजन के साथ, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसके अंदर भी जहां पे जुड़ रहा है वहां पे एक मल्टीपल बॉन्ड वाला एटम है, मल्टीपल बॉन्ड है। देख लो ना, आप खुद ही देख लो। ये क्या करेगा, ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ये लो, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे ऑर्थो और पैरा पे, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ थोड़ी आएगा, अब वो मेटा पे जाएगा। इनके कंपैरिजन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है मेटा पे, सो इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, COOH ग्रुप। पहली बात तो ये। दूसरा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग? बेंजीन रिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है या कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, तो ये बहुत अच्छे से करता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लग जाए जैसे ये है, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन और खुद भाई दो ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो इंडक्टिव इफेक्ट से और वैसे रेजोनेंस की वजह से भी दोनों तरीके से क्या करता है, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है, कम कर दिया। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो सही स्थान है या खराब? अच्छा नहीं। अब वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसने क्या किया, इसको डीएक्टिवेट कर दिया। सो COOH ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल हो जाता है वहां पे अटैक करना। सो इट इज डीएक्टिवेटिंग, ये पॉइंट लिख लो, इट इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स इट। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे थोड़ी बहुत जो कुछ है, और फिर हम अगले चैप्टर में जंप करेंगे। हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट हम इसमें रहेंगे बस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो आज के लिए काफी है।